Welcome students. In the second lecture of the symmetry in animal kingdom, हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं उस एनिमल में उनके बॉडी को कट करने के लिए जिस प्लेन का हम यूज़ करते हैं वह प्लेन जो सिमेट्री है वो सिमेट्री कितने तरह की होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो जीव होते हैं उनके अंदर जो सिमेट्री होती है उस सिमेट्री के बेस पर एनिमल्स दो तरह के हैं, एक एसिमेट्रिकल और एक सिमेट्रिकल। दोनों में अंतर क्या है? तो आंसर है कि दोनों में अंतर है कि एसिमेट्रिकल जितने भी जीव होते हैं उनकी बॉडी को चाहे हम जैसे भी कट करने की कोशिश करें दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। द बॉडी कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इन एसिमेट्रिकल एनिमल्स, फॉर एग्जांपल अमीबा, मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ एंड सम स्पंजेज। सेकेंड, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। The animals are called symmetrical, and in symmetrical animals there are three types of symmetry. In NCERT in your syllabus only two symmetry are given, radial and bilateral. बट कोई बात नहीं, एक और समझ लीजिएगा, स्फेरिकल। अब स्फेरिकल सिमेट्री क्या है? तो स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जो एनिमल का शरीर होगा वो एनिमल का शरीर पूरा एक स्फीयर के समान होगा, एक स्फीयर का समान, और इसको चाहे जिधर से भी हम कट करें, जिधर से भी कट करें, अगर वो कटिंग का प्लेन उसके सेंटर से पास करेगा तो उसकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। याद रखिएगा, द बॉडी इज स्फेरिकल, बॉडी इज स्फेरिकल and any plane passing through the center divided into two equal halves, then the symmetry is spherical. Any plane passing through the center divide the body in two equal half. आप मेरे इस डायरेक्शन पर मत जाइएगा, ये स्फीयर के कट का एक सेक्शन होता है जो मेडिकल साइंस से बताया जाता है। अभी आप इसको आप नहीं समझ पाएंगे, आप उसको छोड़ दीजिएगा। बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि स्फेरिकल बॉडी है, तो इस स्फेरिकल बॉडी को हम कहीं से भी कट करें, यदि हमारा वो कटिंग का प्लेन उसके सेंटर से पास करेगा तो क्या बोलेंगे? स्फेरिकल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल होगा वॉलवॉक्स। क्या होगा? वॉलवॉक्स। कभी कभी स्टूडेंट इसको घबरा जाते हैं कि ऐसे क्यों बनाया आपने, ऐसे कैसे डिवाइड हुआ, आधा इधर दिख रहा था, अरे ऐसे छोड़ दो ना यार, आप इस पर जाओ ही मत, बहुत दूर की ये स्टडी है। आप स्फेरिकल बॉडी याद रखो, कहीं से भी कट करें लेकिन वह कटिंग उसके सेंटर से पास करना चाहिए। अब इसको अगर ऐसे ना समझते हो तो देखिए मैं ऐसे कट करके दिखा देता हूँ। चलिए, हालांकि ये डायरेक्शन सही नहीं है लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट परेशान हो जाता है तो बताना पड़ता है। इसको भी आप देखिए ऐसे भी कट कर लीजिएगा, इसको आप हटा दीजिएगा, ऐसे कट कर दीजिए। चलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब आप इसको ऐसे कट कर लीजिए, ऐसे कट कर लीजिए। कहने का मतलब है कि इसकी बॉडी को सेंटर के पॉइंट से जहाँ से भी हम कट करते जाएंगे स्फेरिकल बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। आइए अब रेडियल सिमेट्री में बात करते हैं। रेडियल सिमेट्री में एनिमल की बॉडी सिलिंड्रिकल होगी। याद रखना है, एनिमल की बॉडी कैसी होगी? सिलिंड्रिकल होगी। सिलिंड्रिकल का मतलब देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। क्लियर? और इस सिलिंड्रिकल बॉडी की विशेषता देखिए, स्फेरिकल नहीं है, कैसा है? बॉडी इज सिलिंड्रिकल, बॉडी इज सिलिंड्रिकल। और इस बॉडी को आप कहीं से भी कट करना चाहे कोई बात नहीं, कट कर दीजिए। बस आपको याद क्या रखना है कि इसका कटिंग सेक्शन टॉप टू बॉटम होना चाहिए, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऐसे।
ये जो सेक्शन देख रहे हैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके, और जो भी आप सेक्शन कट करेंगे वो सेंटर से पास करना चाहिए। कहाँ से पास करना चाहिए? सेंटर से। तो अब जैसे मान लीजिए ये मार्कर कैसा है, तो आप देखिए ना, इस मार्कर को ध्यान से देखिए आप, ये सिलिंड्रिकल बॉडी है। कैसी है? सिलिंड्रिकल बॉडी। इसको ऊपर से टॉप से बॉटम तक, स्फेरिकल में ऐसा नहीं था, यहाँ पर है कि बॉडी कैसी है? सिलिंड्रिकल है। तो आप ऊपर से ऐसे कट करते हुए आइए, एक ऐसे कट करते हुए आइए, ऐसे कट करते हुए आइए, इधर से कट करते हुए, किधर से भी कट करिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कट करना है। और वो कटिंग हमेशा इसके इस सेंटर पॉइंट से गुजरना चाहिए, ये सेंटर पॉइंट से। तो ऐसे सेंटर से रख करके कट कर दीजिए। तो जब किसी एनिमल की बॉडी सिलिंड्रिकल हो और उस बॉडी को हम किसी भी प्लेन से कट करें टॉप टू बॉटम, और वो प्लेन उसके सेंटर से पास करता हो, तो उसकी बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। और ऐसी सिमेट्री क्या कहलाएगी? रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। तो रेडियल सिमेट्री के लिए इसको मैं मिटा दूं, ये तो आप लोग बना ही चुके हैं। सुनिए, रेडियल सिमेट्री के लिए पहली कंडीशंस क्या दिया जा रहा है कि बॉडी शुड बी सिलिंड्रिकल। कैसी होनी चाहिए? सिलिंड्रिकल बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी इसकी होनी चाहिए, एक। दूसरा, बॉडी कट इनटू 2 इक्वल हाफ बाई एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर फ्रॉम, कहाँ से? टॉप टू बॉटम। याद रहेगा ना कि बॉडी कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाई एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से कट करिए ना, प्लेन, बट कंडीशन उसकी दिया जा रहा है कि प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, किससे? सेंटर से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब द सिमेट्री इन विच बॉडी कट इनटू 2 इक्वल हाफ बाई मेनी प्लेन्स, एनी प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। इस रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या होगा भाई? तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है निडेरिया, ठीक है ना, एक्सेप्ट एंथोजोवंस, सी एनिमोन को छोड़ करके। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो आप मत परेशान होइए। दूसरा टीनोफोरा, और तीसरा जो मेंबर होगा वह इकाइनोडर्मेटा। और यहाँ आपको स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा कि एडल्ट स्टेज, इकाइनोडर्मेटा की एडल्ट, लार्वा नहीं, लार्वा बाइलेटरल होता है। तो इकाइनोडर्मेटा में आप जरूर याद रखिएगा, जैसे स्टारफिश, लेकिन कब? एडल्ट, लार्वा में नहीं। यहाँ स्पेशल है कि इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट स्टेज में कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। तो एक ऐसी सिमेट्री जिसमें कि बॉडी कट इनटू 2 इक्वल हाफ बाई एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉडी इज सिलिंड्रिकल, सिमेट्री इज रेडियल। एग्जाम्पल निडेरिया, टीनोफोरा एंड एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अब मैं इसको भी मिटा दूं, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। एक बात है यहां मैं आपको बता दूं, ये जो रेडियल सिमेट्री है, ना, इसका बड़ा एडवांटेज होता है। एक्चुअल में ये जो रेडियल सिमेट्री है ये सेसाइल जीवों के लिए, जैसे कोई भी जीव सेसाइल है, सेसाइल का मतलब क्या होगा? तो ऐसा जीव होगा और ये जीव किसी आधार पर अटैच्ड होगा ना। ये इसका माउथ है, मान लीजिए
तो रेडियल सिमेट्री होने से क्या होता है कि इसका जो माउथ की ओपनिंग है ये हर डायरेक्शन में ओपन होगी। मतलब आप देखिए माउथ है, ये हो गया, हम लोग की तरह थोड़ा नहीं है कि पीछे से भोजन आएगा तो नहीं कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि माउथ कैसा है तो हर डायरेक्शन में फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री इसकी रेडियल है। तो अगर फूड यहाँ से आएगा तब भी आएगा, फूड यहाँ से आएगा तब भी यहाँ आएगा, इधर से आएगा तब भी आएगा, इधर से आएगा तब भी आएगा। तो दिस रेडियल सिमेट्री इज एडवांटेजियस टू द सेसाइल एनिमल and they are able to capture the food coming from all directions। हर डायरेक्शन से जो भी फूड आएगा इस फूड को कैप्चर करने के लिए इनके पास एडवांटेजियस फीचर होता है रेडियल सिमेट्री का। ठीक है भाई, चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अब सुनिएगा बाइलेटरल सिमेट्री क्या कहती है। तो इस सिमेट्री में क्या है कि ये एनिमल की एक बॉडी है और इस एनिमल की बॉडी को हम कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। और इस एनिमल की बॉडी को केवल एक प्लेन से ध्यान रखिएगा, केवल एक प्लेन से जब इसको हम कट करें तो इसकी बॉडी राइट और लेफ्ट दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। When the body of an animal is divided into two equal right and left part by one plane only, the symmetry is bilateral। मेरे शरीर को देखिए, क्या है? मेरा शरीर है। आप इस शरीर को आप बीचों बीच कट करने की कोशिश करिए ऐसे, तो हमारा शरीर राइट और लेफ्ट दो भागों में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स पेयर्ड होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे लंग्स पाया गया, किडनी पाई गई, गोनाड्स पाए गए, लिम्स पाया गया। कुछ ऑर्गन अनपेयर्ड भी हैं और वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि सारे ऑर्गन पेयर्ड ही हैं, बहुत सारे ऑर्गन अनपेयर्ड हैं और वो इक्वली डिवाइड नहीं होते। कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको ये याद रखना है बॉडी के रेस्पेक्ट में कि व्हेन द बॉडी ऑफ एन एनिमल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय वन प्लेन ओनली into the right and left part is known as bilateral symmetry। and in this animal most of the body organs, most all नहीं बोल रहा हूँ, most of the body organs are paired and they aggregated laterally in right and left equal parts। राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, पेयर्ड है, इसलिए इनका शरीर राइट और लेफ्ट दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मेरा शरीर काटेंगे, इसको सेजाइटल सेक्शन कहा जाता है, ऐसे बॉडी को कट किया जाता है। तो इस तरह से बाइलेटरल सिमेट्री आप समझ सकते हैं। क्या? बॉडी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय वन प्लेन इनटू राइट एंड लेफ्ट, ठीक है ना? राइट एंड लेफ्ट याद रखना है। देन द सिमेट्री इज बाइलेटरल सिमेट्री। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये बाइलेटरल सिमेट्री किसके अंदर होगी? तो सबके अंदर देख लीजिए। एग्जाम्पल में आप एनिलिडा से स्टार्ट करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है ना? मोलस्का। एक चीज़ मुझसे छूट गया था, रेडियल सिमेट्री एक स्पंज में भी पाई जाती है, साइकान में। जैसे हम लोगों ने रेडियल लिखा था ना,
तो ये याद रखिएगा, स्पॉन्जेज एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन रेडियल सिमेट्री एक स्पॉन्ज में होती है जिसका नाम क्या है, साइकान। साइकान SYCON इस स्पंज में रेडियल होती है, बाकी सब एसिमेट्रिकल होते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा आएगा, घबराना नहीं है, इकाइनोडर्मेटा। लेकिन अब यहाँ पर लार्वा होगा, इसका क्या होगा, लार्वा। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है। इसके बाद से आप कार्डेटा लिख दीजिए, सीधे सीधे कार्डेटा। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा और कार्डेटा। इसके अलावा भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे एस्केलमेंथीस, इसके बाद से निमेटहेलमेंथीस के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर भी होगा। प्लेटीहेलमेंथीस के भी जीव होते हैं, तो प्लेटीहेलमेंथीस भी बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। बट मेजर एनिमल्स यही हैं एनिलिडा से कार्डेटा तक, जिनकी सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल। एक इस सिमेट्री को मैं हटा दूं, कहीं कहीं पर एक नाम आपको मिलेगा बुक्स में, जहां पर बाई रेडियल, थोड़ा शब्दों पर जाइएगा, बाई रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री। रेडियल नहीं, क्या लिखा गया, बाई रेडियल। बाई रेडियल का मतलब क्या होता है, तो आपको जैसे मान लीजिए ये है एक एनिमल्स का बॉडी, और इसको आपको कुछ इस तरह से समझना है। ठीक है ना। इस एनिमल की बॉडी को यदि हम कट करने की कोशिश करें, केवल एक प्लेन से अगर ये कट हो जाता है, एक प्लेन से, तो क्या हो जाता है, बाइलेटरल। लेकिन ये यहाँ से भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ऐसे देखिएगा ध्यान से। ये हम ऐसे कट करें तो, और इसको यदि हम ऐसे, मतलब आप ये लाइन उठाइए और इस लाइन को नीचे लाइएगा ऐसे, ये समझ में आया। आप जैसे ये इसकी बॉडी है, ये वाला, ठीक है, इस बॉडी को हम ऐसे कट कर दिए, ठीक है ना, ऐसे कट कर दिए, ऐसे। ये मार्कर है, मार्कर के इस पॉइंट को आप समझिएगा, ये पॉइंट यहाँ से उठा करके हमने यहाँ से कट कर दिया, और ठीक इसके राइट एंगल पर ऐसे कट कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी को हम दो वर्टिकल प्लेन से कट, इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ऐसे एक हम ऐसे, देखिए मेरे हाथ पे डायरेक्शन देखिएगा, एक ऐसे कट किया और एक हमने ऐसे कट किया। तो जब किसी एनिमल की बॉडी को दो वर्टिकल प्लेन से इक्वल हाफ में हम कट कर देते हैं, तो वह बाई रेडियल सिमेट्री कहलाती है। और ये बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है किस में, तो एग्जाम्पल है एंथोजोआ में, एंथोजोआ जिसके मेंबर होते हैं सी एनीमोन, ठीक है ना। और एक और मेंबर होता है जिसको हम लोग टीनोफोरा कहते हैं, टीनोफोरा। बट एनसीईआरटी में टीनोफोरा की रेडियल सिमेट्री दी गई है। आपको बता दें, इन एनसीईआरटी में इसकी सिमेट्री को रेडियल लिखा है। क्या लिखा है, रेडियल। तो यह आपको याद यही रखना है, आपको यही याद रखना है, यही याद रखना है, यही याद रखना है। लेकिन एग्जैक्टली ये होती नहीं है, चूंकि एनसीईआरटी ने लिख दिया है तो आप बाहर तो जा नहीं सकते, जो लिखा है सो लिखा है। तो बाई रेडियल का मतलब बॉडी कट इन टू इक्वल हाफ्स बाई टू वर्टिकल प्लेन्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, देन बाई रेडियल सिमेट्री। द एग्जाम्पल इज एंथोजोअन्स like sea anemones and Ctenophora, but in your NCERT the symmetry of Ctenophora is given radial, so you must remember only radial. But for your knowledge मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये ऐसा होता है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स सिमेट्री के बारे में भी जीवों की पढ़ लिया कि जीवों में कौन कौन सी सिमेट्री होती है, और आपने
इस सिमेट्री की स्टडी भी की। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस करते हुए आपको समझाया। अब सिमेट्री के बाद से नेक्स्ट पर हम लोग चलेंगे जिसका नाम क्या है, जर्म लेयर्स। क्या होता है, जर्म लेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे सामने, दैट इज जर्म लेयर। ये जर्म लेयर क्या है, चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। सुनिए, जर्म लेयर में हमें याद रखना होता है कि जितने भी जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक स्टेज आती है जिस स्टेज को गैस्ट्रूला कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला स्टेज। और इस गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर, जैसे ये गैस्ट्रूला स्टेज हो गई, इस गैस्ट्रूला स्टेज के एम्ब्रियो में जब इसका फॉर्म होता है एम्ब्रियो, तो उसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिससे बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। एक लेयर सबसे बाहर एक्टोडर्म की होती है, सबसे बाहर। दूसरी लेयर सबसे अंदर होती है, उसका नाम इंडोडर्म होता है। पहला एक्टोडर्म, दूसरा इंडोडर्म। और बाद में इसी के बीच में एक और लेयर का बाद में, काफ़ी बाद में, लेटर एक नई लेयर डेवलप कर जाती है जो एक्टो इंडो के बीच में होती है, और इस लेयर का नाम, इस वाले का नाम मीजोडर्म होता है। क्या होता है, मीजोडर्म। क्लियर है? तो जर्म लेयर जीवों में कितने तरह की हुई? आंसर है 3 टाइप्स की हुई। फर्स्ट लेयर का नाम, पहली लेयर का नाम देखिए एक्टोडर्म, ये पहला। दूसरी लेयर का नाम इंडोडर्म, तीसरी लेयर का नाम मीजोडर्म। और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में ये जो जर्म लेयर गैस्ट्रूला की होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से बॉडी वॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बॉडी वॉल का। तो एनिमल्स को अगर मैं ऐसे लेकर के चलूं कि कोई भी एनिमल है, उस एनिमल को जर्म लेयर के बेस पर हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। क्या? एनिमल विथ 2 जर्म लेयर एंड द एनिमल विथ 3 जर्म लेयर्स। एक वह एनिमल होगा जिसमें 2 जर्म लेयर होगी और एक वह होगा जिसमें 3 जर्म लेयर होगी। अगर 2 होगी तो इसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म होगा, मीजोडर्म नहीं होगा। और अगर 3 जर्म लेयर होगी तो एक्टो भी होगा, मीजो भी होगा और इंडो भी होगा। ये तीनों पाया जाएगा उसके अंदर। क्लियर? तो जर्म लेयर के बेस पर 2 तरह के एनिमल होते हैं, एनिमल विथ 2 जर्म लेयर्स एंड एनिमल विथ 3 जर्म लेयर्स। अब ये 2 जर्म लेयर वाला एनिमल कौन होता है? तो इसका एग्जाम्पल होता है 2 जर्म लेयर में सिलेंट्रेटा, जिसको हम लोग निडेरिया कहते हैं, निडेरिया। टीनोफोरा, क्या होता है? टीनोफोरा। ये 2 जर्म लेयर्स हैं, निडेरिया और टीनोफोरा। कौन से हैं? 2 जर्म लेयर, एक्टो और इंडो। इसमें एक बात आपको याद रखनी होती है कि टीनोफोरा में जो एक्टो और इंडो होता है,
एक्टो और इंडो होता है, उसके बीच में एक सेलुलर मीसेनकाइम भी होता है। इसलिए कहीं कहीं बुक्स में मिलता है कि ये टीनोफोरा 2 और 3 के बीच का लिंक है, बट हमें तो नहीं याद रखना है, हमें तो अपने मेडिकल पर्पज़ के लिए याद रखना है एक्यूरेट कि 2 जर्म लेयर का टीनोफोरा भी होगा और निडेरिया भी होगा। इसके बाद आइए 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर का जब एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीस से शुरू हो जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस, और इससे एस्केल्मेंथिस, क्लियर, फिर इससे एनिलिडा, फिर इससे आर्थ्रोपोडा, फिर इसके आगे मोलस्का, फिर इसके आगे इकाइनोडर्मेटा, फिर इसके आगे हेमिकार्डेटा, फिर इसके आगे कार्डेटा। they all having 3 germ layers। तो देखिए कितना सिंपल में आप इसको याद कर सकते हैं कि जो भी एनिमल्स हैं उस एनिमल्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक गैस्ट्रुला स्टेज आती है। इस गैस्ट्रुला स्टेज की पहचान इसके अंदर बनने वाले 3 जर्म लेयर से होती है। इसको जर्म लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टॉटिपोटेंट लेयर होती है और इसकी स्टेम सेल्स में बार बार डिवीजन के द्वारा बॉडी के टिश्यू और आर्गन्स बनते हैं। तो हमारे शरीर में जो टिश्यू और आर्गन्स पाए जाते हैं वो इसी तीनों जर्म लेयर में से किसी न किसी के द्वारा बने होते हैं। इसमें 2 जर्म लेयर पहले बनती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, बाद में एक लेयर बन जाती है दोनों के बीच में, उसका नाम क्या है? मीजोडर्म। और एनिमल 2 तरह के होते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें केवल 2 जर्म लेयर होगी, कुछ में 3 जर्म लेयर होती है। जिसमें 2 जर्म लेयर होगी वह निडेरिया और टीनोफोरा होगा, और जिसमें 3 जर्म लेयर होगी वह एक्टोमीजो इंडो टीनो होगी, वह प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मेंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के मेंबर्स होंगे। तो ये जर्म लेयर के बारे में कॉन्सेप्ट रहा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जर्म लेयर को मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पर बॉडी वॉल। ध्यान से देखिए इसको, क्या लिखा गया है? बॉडी वॉल। चलिए इसको भी समझा देते हैं। बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल के बेस पर भी हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं। रियल में होता क्या है, ये जो बॉडी वॉल है ना, ये जर्म लेयर का ही कॉन्सेप्ट होता है। और बॉडी वॉल के बेस पर एनिमल 2 तरह के होते हैं। एक एनिमल होता है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और एक एनिमल होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है? इन दोनों को देखिए, बॉडी वॉल के बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। और मैंने आपको एक को लिंक समझा दिया, की पॉइंट समझा दिया कि बॉडी वॉल जर्म लेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। बॉडी वॉल इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म्स। When we study the body wall, then we found there are 2 different types of body wall found in animal kingdom. First, animal with diploblastic body wall and animal with triploblastic body wall. अब डिप्लो डाई मतलब 2 और ट्रिप्लो मीन्स 3। अंतर कर देते हैं। देखिए ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा, मैं उसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक को भी आप देखिए,
है ना। सबसे बाहर का देखिए आप, ये इस एनिमल की बॉडी को अगर आप ध्यान से देखें तो एक बाहर की तरफ सेलुलर लेयर है, ऐसे आउटर सेलुलर लेयर है। मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। और एक अंदर की तरफ है, एक ये अंदर की तरफ है। अगर आप इस सेलुलर लेयर को देखिए तो सबसे बाहर कौन सी लेयर दिखाई देगी? एक्टोडर्म की, है ना, सबसे बाहर। और अंदर क्या दिखाई देगा? इंडोडर्म। और ऐसे सभी एनिमल में एक बात आपको याद करना होगा, जिनमें केवल 2 ही लेयर होती है, एक्टो और इंडो की। इन दोनों लेयर को, एक्टोडर्म और इंडोडर्म को आपस में चिपकाने के लिए एक और मिडिल लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग मीजोग्लिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। तो बाहर एक्टोडर्म और अंदर इंडोडर्म, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी? ये मीजोग्लिया की लेयर पाई जाएगी, जो दोनों को आपस में स्टिक कराएगी, अडहेज कराएगी। तो बॉडी वाल, ये पूरा बॉडी वाल है, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो बॉडी वाल है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक बॉडी वाल है। ये बॉडी वाल कितने सेलुलर लेयर से बना है? 2, आउटर एक्टोडर्म और इनर इंडोडर्म। क्या नया फीचर है? तो एक्टो और इंडो के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर है, जिसका नाम क्या है? मीजोग्लिया। थोड़ा इसको भी देख लीजिए आप लोग। ये मैं ऐसे एनिमल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसकी बॉडी वाल में 3 सेलुलर लेयर्स हैं, 3 है सेलुलर लेयर्स। कौन कौन सी भाई? तो एक्टोडर्म की है, जो अभी सबसे बाहर बनाया मैंने, दिस इज एक्टोडर्म, ठीक है। अब सुनिए, इसके नीचे की तरफ की लेयर को आप देखिए, एक्टोडर्म के ठीक नीचे रेड कलर वाली, ये जो अभी बना रहे हैं, यह है मीजोडर्म। ये क्या हुई? मीजोडर्म की लेयर हो गई। ये मीजोडर्म भी सेलुलर है। मीजोडर्म भी कैसा है? सेलुलर है। और सबसे नीचे आ जाइए, सुनिए, अंदर की तरफ ये इंडोडर्म। तो इस एनिमल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखिए तो 3 सेलुलर लेयर है। सबसे बाहर क्या हुई? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। उसके नीचे क्या हुआ? मीजोडर्म। और सबसे अंदर क्या हो गया? इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। और अंदर की तरफ ये गट, ये क्या होगा? गट होगा। ये क्या होगा? गट होगा। चाहे कंप्लीट या इनकम्प्लीट, अलग मैटर है। तो एक ऐसे एनिमल का स्ट्रक्चर है जिसकी ये पूरी बॉडी वाल है। ऐसे समझना है कि ये पूरा बॉडी वाल है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज बॉडी वाल। ये तीनों लेयर मिल करके क्या बनाती हैं? तो आंसर है बॉडी वाल बनाती हैं। तो द एनिमल in which body wall is made up of 3 cellular layers, ectoderm, mesoderm and endoderm, is known as triploblast. And the animal in which the body wall, ये जो body wall है, ठीक है ना, body wall is made up of only 2 cellular layer, outer ectoderm and inner endoderm, and in between 2 layer non-cellular mesoglea is present, known as diploblastic. तो यहाँ 3 जरूर दिखेगा, बट ये सेलुलर नहीं है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। सेल से नहीं बना है,
नॉन सेलुलर है, इसलिए दो ही सेलुलर लेयर हुई, आउटर और इनर, तो क्या हो गया डिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ तीनों हो गया तो क्या हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ लिख दें क्या एग्जाम्पल लिख देते हैं, बाकी तो आप लिख लेंगे ना कि बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 सेलुलर लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। एग्जाम्पल इसका कहाँ शुरू होगा, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस से, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के मैमेलिया मीन्स कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेटा तक के सभी जीव कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद एस्केल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, कार्डेटा में यूरोकार्डेटा, सीफेलोकार्डेटा, देन टेट्रापोडा, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो बहुत लंबा ग्रुप ट्रिप्लोब्लास्टिक का होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीस से लास्ट तक जितने भी एनिमल्स मिलेंगे हमें कार्डेटा तक, हम लोग मैमल्स हैं तो वहाँ तक सब के सब कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ, देखिए यह सेलुलर है ठीक है ना, ये एक्टोडर्म भी कैसा है, सेलुलर, लेकिन मीजोग्लिया कैसी होगी, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, निडेरिया, निडेरिया और टीनोफोरा। देखिए एक बात और आपको बता दें, पोरीफेरा का नाम भी कहीं कहीं आता है, पोरीफेरा, कि पोरीफेरा की बॉडी वॉल कैसी होती है, तो आंसर है पोरीफेरा की बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है। लेकिन चूंकि पोरीफेरा में जर्म लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता, मैं कभी कभी पढ़ेंगे आप समझ में आएगा, कोई बोल देगा, कोई स्टूडेंट जो सीनियर होगा कि पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक होता है, तो आप सोचेंगे कि सर ने डिप्लोब्लास्टिक में पोरीफेरा को नहीं लिखवाया था, छूट गया था, ऐसे बोलेंगे। नहीं, जानबूझ के छोड़ा है कि आप गलती ना करें। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल सिर्फ दो ही हैं, निडेरिया और टीनोफोरा, क्योंकि ये करेक्टर होता है कि ये एनिमल जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो जर्म लेयर से बॉडी वॉल बननी चाहिए, एक्टोडर्म से, इंडोडर्म से, मीजोडर्म से। पोरीफेरा के अंदर 2 लेयर होती जरूर है, आउटर और इनर, लेकिन वो दोनों लेयर बॉडी वॉल की जर्म लेयर से नहीं बनती, और जर्म लेयर के एब्सेंट होने की वजह से इस पोरीफेरा को हम डिप्लोब्लास्टिक में नहीं रखते। हालांकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पोरीफेरा तो बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक लिखवाऊंगा। क्यों लिखवाऊंगा, क्योंकि 2 लेयर होगी उसमें, आउटर लेयर और इनर लेयर बॉडी वॉल में। लेकिन हम जब डिप्लोब्लास्टिक का क्वेश्चन पूछेगा तो पोरीफेरा का आंसर नहीं देंगे, क्योंकि जब ब्लास्टिक कह दिया तो इसका मतलब जर्म लेयर से बनना होना चाहिए, और जर्म लेयर से निडेरिया और टीनोफोरा में बनता है, पोरीफेरा में नहीं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्लेटीहेल्मिन्थीस से कार्डेटा तक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल निडेरिया और टीनोफोरा। डायग्राम आप बना लीजिए और इसको लिख भी लीजिए कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, और डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि इफ़ द बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 जर्म लेयर, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर, तो यही करेक्टर होता है इनका, 2 जर्म लेयर 3 जर्म लेयर। अब चलिए हम इसको भी मिटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखिए सीलोम हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, सीधे सेगमेंटेशन पर आ जाते हैं।
तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन के बारे में सेगमेंटेशन है क्या? तो रिपीटिशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स अप टू सर्टेन रीजन। बॉडी के कुछ पार्ट्स का रिपीटिशन, बार बार आते रहना, वही चीज बार बार आते रहना। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ऐसे ये बॉडी हो गई, एक किसी जीव की हो गई मान लीजिए, और इसका बॉडी का एक पार्ट, इसको छोड़ दीजिए, एक पार्ट ये हो गया। अब ऐसा ही पार्ट बार बार रिपीट करता जाए, हो सकता है कि पूरे शरीर में हो, ये भी हो सकता है कि बॉडी के कुछ सर्टेन रीजन तक हो। तो रिपीटिशन ऑफ द बॉडी पार्ट अप टू द सर्टेन रीजन इन द बॉडी इज नोन एज सेगमेंटेशन। क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है। और ये सेगमेंटेशन के बेस पर भी एनिमल को क्लासीफाई किया गया है। आप समझिए, एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे तब बॉडी को खंडों में डिवाइड कर देना है, पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और एक ही तरह का पार्ट बार बार रिपीट हो, ये ध्यान रखना है। रिपीटिशन ऑफ द बॉडी पार्ट अप टू सर्टेन रीजन इन द बॉडी। एक पार्ट है वो डिवाइड हुआ, फिर वैसा ही पार्ट, फिर वैसा ही पार्ट, फिर वैसा ही पार्ट, दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को हम लोग मेटामेरिज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं भाई हम लोग? मेटामेरिज्म, याद रखिएगा। और इसके आधार पर एनिमल में सेगमेंटेशन दो तरह का होता है। फर्स्ट, सीडोमेटामेरिज्म। पहला क्या होता है भाई? सीडोमेटामेरिज्म। क्या हो गया? सीडो, PSEUDOMETAMERISM, सीडोमेटामेरिज्म। और दूसरा होता है रियल में मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म। ठीक है ना? मेटामेरिज्म जो है एक सीडो और एक मेटामेरिज्म। सीडो का मतलब फॉल्स, इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स सेगमेंटेशन। ऐसा जीव जिसके अंदर सेगमेंटेशन तो है लेकिन कैसा है? फॉल्स है। और मेटामेरिज्म का मतलब क्या हुआ? तो आंसर है ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन। तो एक फॉल्स सेगमेंटेशन और एक ट्रू सेगमेंटेशन। फॉल्स है तो सीडोमेटामेरिज्म, और ट्रू है तो मेटामेरिज्म। सिंपल। सीडोमेटामेरिज्म किसमें पाया जाता है? तो इसका एग्जांपल होता है टेप वार्म। किसमें होगा? टेप वार्म में। आप टेप वार्म के शरीर को देखें, ऐसा इसका शरीर होता है। इसके शरीर में आपको दिखाई देगा कि ऐसे छोटे छोटे खंड हैं, मतलब दिखने में लगता है कि सेगमेंट उसकी बॉडी में है, और आगे भी होगा। ठीक है ना? लेकिन ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट कैसा है? आंसर है फॉल्स सेगमेंट है। फॉल्स सेगमेंट। क्यों भाई? तो आंसर है यह नेक के मेटामेरिज्म से बना है। मेटामेरिज्म नहीं, नेक जो रीजन है ना, उस नेक रीजन में एक प्रक्रिया हुई है जिसका नाम है बडिंग। नेक रीजन में कौन सी प्रक्रिया हुई है? बडिंग। तो नेक रीजन में बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा ये सेगमेंट बना है।
इसका मतलब इसका जन्म हो गया होगा। जन्म के बाद ये नेक बनी होगी टेपवार्म की। सुनिएगा ध्यान से कि इस टेपवार्म का जन्म हो गया होगा। जन्म के बाद ये नेक बनी होगी और इस नेक में बडिंग होता गया होगा तो क्या बन गया होगा? सेगमेंट। तो ये सेगमेंट एम्ब्रियनिक तो हुआ नहीं, क्योंकि सेगमेंट कहाँ होना चाहिए? एम्ब्रियनिक स्टेज से बना होना चाहिए, तब उसे ट्रू मानेंगे। तो टेपवार्म में सीडो मेटामेरिज्म पाया जाता है बिकॉज दे हैव फॉल्स सेगमेंट एंड इसको प्रोग्लाटिड कहा जाता है। प्रोग्लाटिड, देयर प्रोग्लाटिड इज फॉर्म्ड बाय द बडिंग ऑफ नेक। नेक की बडिंग के द्वारा बनता है। इट इज नॉट एम्ब्रियनिक, नॉट एम्ब्रियनिक, दैट्स व्हाई इट इज सीडो मेटामेरिज्म, फॉल्स सेगमेंटेशन। लेकिन अगर आप मेटामेरिज्म में जाएंगे तो मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है यह एम्ब्रियनिक हो, एम्ब्रियनिक हो, ठीक है ना। दिस मस्ट बी एम्ब्रियनिक। ये कैसा होगा? एम्ब्रियनिक होगा। और इसमें आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो एक इसका बाहर का डिवीजन होगा, ऐसे बाहर से ये डिवाइड होगा, एक्सटर्नल डिवीजन, और यही अंदर से भी डिवाइड होगा, बाहर से भी डिवाइड और अंदर से भी डिवाइड। और बाहर का जो डिवीजन होगा वो अंदर के डिवीजन को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, मतलब ये इधर से और इधर से टच करेगा। आप ब्लैक वाले को देखिए, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। ये कैसा है? एक्सटर्नल डिवीजन, बाहर से शरीर डिवाइडेड है। रेड वाले को देखिए, ये जो रेड वाला है इसको आप देखिए, ये इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना। तो एक ऐसा सेगमेंटेशन जो एम्ब्रियनिक हो और ये बाहर से भी डिवाइडेड हो जीव और अंदर से भी डिवाइड हो, बाहर से एक्सटर्नल डिवीजन के द्वारा और अंदर से इंटरनल डिवीजन के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। क्लियर? क्या हुआ? मेटामेरिज्म मीन्स ट्रू सेगमेंटेशन, द बॉडी सेगमेंटेशन इज एम्ब्रियनिक एंड बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। जब कभी भी हम लोग मेटामेरिज्म को एनिमल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, इसको मिटा दें, लिख लिया ना कि एम्ब्रियनिक होगा, एक्सटर्नली भी डिवाइड होगा और इंटरनली भी डिवाइड होगा। द बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइडेड एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड। इसको मिटाता हूं, ये जो इसको ही मिटा दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि तो हो चुका है टेपवार्म का कि सीडो मेटामेरिज्म किसमें पाया गया? टेपवार्म में। अब सुनिए, इस मेटामेरिज्म में जब कभी हम लोग आते हैं तो मेटामेरिज्म हमें तीन अलग अलग तरह का दिखाई देता है। एक कहलाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, ठीक है ना। एक होता है इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और एक होता है इंटरनल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन। मतलब मेटामेरिज्म का मतलब क्या समझाया था? रिपीटिशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स अप टू सर्टेन रीजन। बॉडी डिवाइड हो गई, 1 2 3 4 डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करना है, डिवाइड। और ये जो सेगमेंट बने बॉडी के, सेगमेंट 1 2 3 4 5, वो सेगमेंट एम्ब्रियनिक हो, एक्सटर्नली डिवाइडेड हो और इंटरनली डिवाइडेड हो। और ये ऐसा मेटामेरिज्म 3 तरह का है, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और इंटरनल सेगमेंटेशन। अब इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई जीव है, ऐसा जीव है, इसके बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6। अगर ये बॉडी का इंटरनल पार्ट
मतलब अंदर का कोई पार्ट इंटरनल डिवीजन हो, मतलब बाहर से आपको समझ में ही नहीं आया कि बॉडी डिवाइडेड है। आप डायग्राम को देखिए, अगर आपको मैं अंदर वाली चीज़ नहीं दिखाता तो आपको क्या लगता कि क्या ये सेगमेंटेड है? नहीं। तो जब किसी भी जीव का शरीर बाहर से डिवाइडेड ना हो, सिर्फ अंदर से उसके कुछ पार्ट डिवाइडेड हो, तो वो इंटरनल सेगमेंटेशन होगा। और इंटरनल सेगमेंटेशन ये वाला हमारे ह्यूमन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ह्यूमन में। तो ह्यूमन में भी मेटामेरिज्म होता है, लेकिन कैसा होता है? इंटरनल। अच्छा सुनिए, एक स्ट्रक्चर इसको भी आप देखिए, ऐसा ये जीव है, इसको आप देखिए ना, ये जीव बाहर से डिवाइडेड है, सिर्फ अंदर से डिवाइडेड नहीं है। ये देखिए ना, अंदर से एक ही है। ये क्या होगा? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, शरीर इसका सिर्फ बाहर से डिवाइडेड है, अंदर से डिवाइडेड नहीं है, तो एक्सटर्नल मेटामेरिज्म हो गया। और ये जो एक्सटर्नल मेटामेरिज्म हुआ, ये पाया गया किस में? तो एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में इसमें भी सेगमेंटेशन है, लेकिन सिर्फ कैसा है? एक्सटर्नल है। तो मेटामेरिज्म एक्सटर्नल किस में होगा? आर्थ्रोपोडा में। मेटामेरिज्म केवल इंटरनल किस में होगा? हम लोगों में। आप पूछेंगे क्या होगा, तो आप याद करिए, रिब्स को देखिए, हमारे एक रिब्स, दो रिब्स, तीन रिब्स, ऐसे रिब्स है ना, तो रिब्स रिपीट कर रही हैं। वर्टिब्री को देखिए, वर्टिब्रल कॉलम में वो रिपीट कर रही हैं। न्यूरॉन्स को देखिए, तो न्यूरॉन्स का रिपीटेशन हो रहा है, रिब्स का रिपीटेशन हो रहा है, वर्टिब्री का रिपीटेशन हो रहा है। तो वो सेगमेंटेशन है ना, लेकिन क्या हम बाहर से देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, तो वो इंटरनल डिवीजन हो गया। और आर्थ्रोपोडा की बॉडी में बाहर से ये डिवाइड होगा, अंदर से नहीं होगा, तो ये क्या होगा? और सब ट्रू है, क्योंकि सब एम्ब्रियोनिक है। एक और बात, अब देखिए, एक जीव ऐसा भी है, सुनिएगा, ये जीव का शरीर बाहर से भी ऐसे डिवाइडेड है, देख रहे हैं? जीव का शरीर बाहर से भी डिवाइड हो गया, और इसी जीव का शरीर अंदर से भी डिवाइड हो गया। ये रेड वाला अंदर का है। तो इसमें क्या मिलेगा? तो ये देखिए, ब्लैक वाला क्या है? इंटरनल डिवीजन। इसका ऐसा शरीर है कि अंदर से भी डिवाइड है। और रेड वाला कैसा है? तो एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन है। तो जिस जीव का शरीर एक्सटर्नली भी डिवाइडेड है, इंटरनली भी डिवाइडेड है, वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। और ऐसा जीव कौन सा है? ऐसा जीव अर्थवार्म है। कैसा है? अर्थवार्म। मतलब यह किसका मेंबर? एनिलिडा का मेंबर। किसका मेंबर? एनिलिडा का मेंबर। तो आप सेगमेंटेशन को बहुत क्लियरली दिमाग में पिक्चर बैठा लीजिएगा कि क्या सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन में जो बेसिक चीज मैंने आपको बताया वो यही बताया कि बॉडी के कुछ पार्ट्स, जब किसी भी जीव शरीर के अंदर बॉडी के कुछ पार्ट्स बॉडी के एक रीजन से दूसरे रीजन तक, 1 to 2 रीजन्स तक डिवाइड होते चले जाएं, तो बॉडी पार्ट्स का सर्टेन रीजन तक डिवाइड होना सेगमेंटेशन कहलाता है। अगर यह सेगमेंटेशन एम्ब्रियोनिक नहीं है तो यह फॉल्स सेगमेंटेशन होगा। जैसा कि सीडोमेटामेरिज्म की केस पाई जाती है टेप वार्म में। और यदि यह एम्ब्रियोनिक है, यह सेगमेंटेशन कैसा है? एम्ब्रियोनिक है, तब वो क्या कहलाएगा? मेटामेरिज्म। और ये मेटामेरिज्म का मतलब ट्रू सेगमेंटेशन। और ये ट्रू सेगमेंटेशन 3 तरह का होता है। एक मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, बार बार क्वेश्चन पूछता है तो अर्थवार्म याद रखिएगा। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन
और इंटरनल सेगमेंटेशन। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन में क्या बताया जा रहा है? तो इसमें बताया जा रहा है कि बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड है और अंदर से भी डिवाइडेड है, एंड एक्सटर्नल डिवीजन करेस्पॉन्ड टू इंटरनल, मतलब बाहर का डिवीजन अंदर के डिवीजन को करेस्पॉन्ड कर रहा है, टच कर रहा है। तो व्हेन body divided externally as well as internally and external division correspond to internal division, this is called metamerically segmentation and this is real true segmentation। यही वास्तविक segmentation है found in the members of Annelida like earthworm। और जब यहाँ आप आ जाइए तो in this case you see only body divide externally। When body of an animal is divided externally not internally, then it is external segmentation found in the members of arthropoda। And here you see that the body of an animal like our body divided internally not externally, divided internally, अंदर से divided है, and this is internal segmentation like in human। The segmentation of the ribs, the segmentation of the neurons, the segmentation of the vertebrae of the vertebral column are internal segmentation। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोगों का आज का लेक्चर और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इस नोट्स को एक बार आप पढ़े रहेंगे तो बाकी सब आगे बहुत ट्रिक्स के थ्रू ईजी होता जाएगा याद करना। इसको बहुत डिटेल में मुझे पढ़ना है, आपको पढ़ना भी है, हमें पढ़ाना भी है। तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। अभी इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।